तो हेलो यार, डॉक्टर डेविड एपिसोड 70 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। वोर्टन कह रहा होता है कि वाह, मुझे यकीन नहीं होता ओयांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा आया है मुझसे मदद मांगने के लिए, वो भी अपनी ग्रैंपा के लिए। वाह वाह वाह, ये कब से इतना ज़्यादा साफ दिल हो गया यार, मुझे यकीन नहीं होता। फिर जियांगो कहता है, हे वोल्टन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद वोल्टन खड़ा होता हुआ कहता है कि अरे अरे, मैं तो सिर्फ तुम सिर्फ मेरे सामने वही बातें कर रहे हो जो जो मुझे गुस्सा दिला सके। तुम जो बात कहने आए हो सब सब वो बोलो, मैं उस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। जल्दी से जो काम है वो बोलो। सुनने के बाद जो हाओ का जो छोटा भाई होता है, यानी जिंगू का जो बड़ा भाई होता है, यानी बीच का भाई, वो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, ओए वोल्टन, आखिरकार तू कर क्या रहा है। तुम मेरे सामने इस तरह का एक्ट मत कर कि तुम मुझसे हाई लेवल का है। अपना दाम बोल, जल्दी से अपना प्राइस बोल, तेरे को क्या चाहिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे ग्रैंपा को ठीक कर दे तू। के बाद वोल्टन उसे कहता है कि अरे अरे, तू तो अपने भाई ओयांग हाउ से भी ज़्यादा बदतर है रे। वो सब जानता है, वो जानता है कि किस बंदे के सामने कैसे बात करनी है, किस प्रकार का एक्ट करना है। तेरे को तो वो भी नहीं पता बे साले। उसके बाद जियांगो कहता है वोल्टन से, वोल्टन अपनी औकात मत भूल साले, तू सिर्फ एक तुच्छ था, एकदम डॉक्टर है साले, जिसे स्किल्स बहुत अच्छी आती है साले। मेरे ग्रैंपा को ठीक कर, नहीं तो याद रखना वो हाल करूंगा कि तू आगे बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा, समझा। तू किसके सामने बात कर रहा है। पर वॉर्डन उसे इग्नोर मारता हुआ कहता है, कमिश्नर जू, जाओमी अब एकदम ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाके उससे मिल सकते हैं, अब आप जाके उससे देख सकते हैं कि वो कैसी है। फिर तभी कमिश्नर जू कहते हैं कि वॉर्डन आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं जाओमी का एकदम अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप एकदम चिंता निष्ठ हो जाइए। उसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर वोल्टन जा रहा था, उसके पीछे जिंगू आती है। वो कहती है, मिस्टर वोल्टन प्लीज रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज 2 मिनट के लिए मेरे लिए रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद जिंगू कहती है, आप तो सच में कमाल के हैं मिस्टर वोल्टन, आप तो सच में बहुत ज़्यादा गॉड ऑफ मेडिसिन है, आपने तो उसे बड़े आराम से बचा लिया, जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था वो नहीं बचने वाली, आप तो कमाल के हैं। फिर वोल्टन कहता है कि हाँ वो तो मैं हूँ ही, पर आप प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं करने वाला, मैंने आपसे पहले ही कह दिया है। फिर जिंगू थोड़ी इमोशनल होती हुई कहती है कि प्लीज़ मिस्टर वोल्टन, प्लीज़ ना मत कीजिए, मैं आप ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है, प्लीज़ मेरे ग्रैंपा को बचा लीजिए। उसके बाद वॉल्टन कहता है कि ये सिचुएशन एकदम वैसी है, आपने सिचुएशन को पहले भी देखा है, मगर मैंने और कोई दूसरा, अगर मैं पहले भी अगर ये कदम उठाया होता तो पक्का डेफिनेटली आज मेरे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, आज पक्का मैं जिंदा नहीं होता। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे ग्रैंपा को बचाना नहीं चाहते, जो उनके विचारों के खिलाफ है, इसलिए मैं इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। इसलिए अब आपकी भलाई इसी में होगी कि आप मेरा पीछा ना करें, अब बार बार आप मुझे फोर्स मत कीजिए कि मैं आपकी ग्रैंपा की मदद करूं, अगर ऐसा हुआ तो पक्का मैं आपकी ग्रैंपा की मदद कभी नहीं कर पाऊंगा और ना ही आगे कभी करूंगा, इसलिए प्लीज़ मेरा पीछा मत कीजिए। फिर हमें जियांगो को दिखाया जाता है, जो उन लोगों को ऊपर से देख रहा था, वो अपने फ़ोन पे किसी से बात करता है। वो कहता है, हेलो वाइल्ड वुल्फ, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे एक काम है, हाँ जल्दी से करना उसे। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे शहर में, पूरे देश में वोल्टन के बारे में चर्चा हो रही होती है कि वोल्टन को फेमस कर दिया गया, वोल्टन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, क्योंकि वो वाइल्ड वुल्फ जो है ना, उसने वोल्टन को फेमस कर दिया चोरी छुपे से। और हमें वोल्टन की फोटो को दिखाया जाता है। उसके बाद टीवी में भी हर तरफ से वोल्टन के बारे में बताया जाता है, न्यूज़ वाले कह रहे होते हैं कि ये वोल्टन वो एक ये फैमिली का डॉक्टर है, उसने सच में कमाल कर दिया, उसने एक लड़की की जान बचाई जो एकदम मौत के करीब थी, वो सच में एक जादुई डॉक्टर है लो। और हर तरफ उसी के बारे में चर्चा चर्चा हो रही होती है, कोई उसकी बैक स्टोरी के बारे में बात कर रहा होता है कि वो पहले एक प्ले बॉय था, उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, वैसा किया है, ये वो फलाना ढिंकाना। फिर हमें एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है, जो न्यूज़ वालों को कह रहा होता है कि जो भी ये वोल्टन को ढूंढ के लेके आएगा मेरे पास, मैं उससे पूरे पूरे 10 मिलियन डॉलर्स दूंगा, ये हाँ ये है प्राइस, जो भी मुझे ये वोल्टन को ला के देगा जल्दी से मैं उसे इनाम दूंगा, जल्दी जा। फिर हमें न्यूज़ वाले दिखाए जाते हैं, जो वोल्टन के घर के तक पहुंच चुके होते हैं। वो कहते हैं, ये वोल्टन का घर है, फाइनली आखिरकार हमें मिल ही गया, आय हाय हाय। वो लोग आवाज़ लगा रहे होते हैं कि मिस्टर सर, मिस्टर ये वोल्टन प्लीज़ बाहर आइए, हमें आपका इंटरव्यू लेना है, प्लीज़ सर 2 मिनट के लिए भाई बाहर आइए, हमें आपसे सिर्फ 2-3 सवाल पूछने हैं। और हमें वॉर्डन को दिखाया जाता है, जो उनके पीछे से जा रहा होता है शांति से। वो लोग कह रहे हैं, सर हम जानते हैं कि शायद तक आपके साथ आपकी वाइफ भी रहती है, प्लीज़ आपके दोस्तों से भी हमने सवाल पूछे है, प्लीज़ सर बाहर आइए। वॉर्डन कहते हैं, कौन है वो कमीना यार साले, जिसने इतने दिनों में मेरी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी को जान लिया और मीडिया में हर तरफ फैला दिया। मैं कसम से उस बंदे को मार डालूंगा। पर इससे पहले कि ये लोग मुझे ढूंढे, मुझे जाने, उससे पहले मुझे अंडरग्राउंड होना होगा, मुझे छुपना होगा कहीं ना कहीं। फिर हमें ओल्ड ओयांग को दिखाई देता है, जिसकी सच में हालत मौत से भी बदतर हो चुकी होती है। और फिर हमें जिंगू के अंकल दिखाए जाते हैं, जो ओल्ड ओयांग के पास बैठे होते हैं। जिंगू के अंकल चिल्ला रहे होते हैं कि वो स्पेशलिस्ट टीम है, वो किसी काम की नहीं है, तो एकदम बेकार है, वो तो मेरे डैड को चेक तक नहीं किया, उन्होंने फालतू में रिपोर्ट दे दी कि ये मर चुके हैं, मैं जानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये वोल्टन कहाँ है। उसके बाद जिंगू अपने डैड से कहती है, डैड क्या आप जानते हैं कि हमारे परिवार में से वो कौन हो सकता है, कौन है वो बंदा जो नहीं चाहता कि ग्रैंपा उठें, क्या आप जानते हैं। फिर उसके डैड कहते हैं,
ये डैड है, गलती से मैंने इन्हें अंकल कह दिया। ये कहते हैं कि हाँ शायद तक मैं जानता तो हूँ पर नहीं भी, पर उससे बड़ी बात यह है कि जो बाकी 3 फैमिली है ना बड़ी, वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर ही रही है। बस जिंगू के डैड कहते हैं कि निंग फैमिली जो है वो पहले से इस वार जोन में रजिस्टर्ड है, वो एकदम न्यूट्रल है और साथ साथ उनकी कहानी भी एकदम अलग है। वो सीतू फैमिली से तो कहीं ज़्यादा अलग है और बाकी 2 फैमिलियों से तो भी कहीं ज़्यादा अलग है और स्पेशल है। फिर बाद में जिंगू कहती है कि हाँ सीतू, हाँ मुझे याद है, मैं कुछ दिन पहले उससे मिली थी। जब मैं वॉल्टन के पास उससे मदद मांगने के लिए गई थी तब वो वहाँ आई थी, उसने बहुत सारे लुब्रिस्टर्स खरीदे थे, मुझे याद है। उसके बाद जिंगू कहती है कि अब मुझे पता चला एक रीज़न ये था कि वॉल्टन ने क्यों जिंगू की इस मदद को रिफ्यूज़ किया, क्योंकि वह किसी के अंडर नहीं रहना चाहता था, वह किसी की सेफ्टी के अंदर नहीं रहना चाहता था। इसीलिए उसने जिंगू का ये सॉरी सीतू का ये प्रपोजल रिफ्यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि ओह ये तो थोड़ी सोचने की बात है, मुझे इस पर सोचना चाहिए। उसके बाद हमें एक घर में एक टीवी दिखाई जाती है जहाँ पे वोल्टन के बारे में ही न्यूज़ चल रही होती है, और बाद में हमें वोल्टन की बहन को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि ब्रदर आप कहाँ हो, प्लीज़ जल्दी से वापस घर आ जाइए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन आया होता है। बाद में वो शाओमी के कमरे में जाता है, यानी जहाँ पे शाओमी एडमिट है वहाँ पे जाता है। वहाँ पे पहले से प्रोफेसर वो और कमिश्नर जू होते हैं। कमिश्नर जू कहते हैं कि डॉक्टर वोल्टन अब शाओमी कैसी है, क्या वो ठीक हो रही है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ ये बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो रही है। है मुझे यकीन नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो रही है, ये शायद तक कल तक खड़ी हो जानी चाहिए। उसके बाद वोल्टन कहते हैं कि क्या कोई चांस है जिसके कारण मैं शाओमी के फेस की घाव को रिकवर कर सकता हूँ, शाओमी के फेस को ठीक कर सकता हूँ। वैसे भी और कोई दूसरा रास्ता है जिसके कारण मैं उन रिपोर्टर से भी बच सकता हूँ, क्या कोई मेरी मदद करेगा। वो लोग मुझे यहाँ पागल कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर वो वोल्टन से कहते हैं वोल्टन देखो तुम धीरे धीरे फेमस हो रहे हो, ये बहुत कमाल की बात है, तुम अपनी स्किल्स के कारण बहुत कुछ कर सकते हो, तुम गॉड ऑफ मेडिसिन हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हो धीरे धीरे। फिर वोल्टन डॉक्टर वू से कहता है डॉक्टर वू क्यों ना आप एक काम कीजिए, आप रिपोर्टर्स को समझा दीजिए ना, आप उनके साथ जाके डील कीजिए, उन्हें समझाइए। ओके तब तक के लिए मैं कुछ सोचता हूँ, तब तक मैं जाओमी के बारे में सोचता हूँ। बाद में कमिश्नर जू वोल्टन से कहते हैं क्या मुझे लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है तुम्हें लोगों की नज़रों से दूर रखना, वो है कि मैं तुम्हारे अंदर के इंटरेस्ट को तुम्हें अपने अंदर से दूर करना होगा। वोल्टन कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, क्या यही तो मतलब है कि मैं लंबे समय तक लोगों से छुपा रहूं, यानी छुप जाऊं कहीं। कहाँ छुपूं, उन लोगों ने तो मेरा अपार्टमेंट भी तक नहीं छोड़ा, अब मैं कहाँ छुपूं, मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है छुपने के लिए। तभी वहाँ पे सिक्की आती है, सिक्की आती कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक प्लान है, चलो मेरे साथ आओ। फिर वोल्टन कहता है कि नहीं सिक्की, अरे वाह मैं हैरान हूँ कि तुमने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। चलो ठीक है, चलो ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, अब तुम भी बताओ कि तुम्हारा आइडिया क्या है, चलो मुझे बताओ। फिर सिक्की कहती है कि मैं तुम्हें बता दूंगी कार में, जल्दी से तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फिर हमें सिक्की को दिखाया जाता है जो कार में होती है और वोल्टन बार बार सिर्फ उससे ही उसे घुरा जा रहा होता है, और अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर मारो। उसके बाद सिक्की कहती है कि हे तुम मुझे इस तरह घूरना बंद करो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ मैं भी ये नहीं चाहता, पर चलो तुम मुझे ये बताओ आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, तुम्हारा मामला क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है, चलो मुझे बताओ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं मुझे क्या ये सब कुछ उस बूढ़े आदमी का किया धरा है, मैं जानता हूँ उस बूढ़े आदमी नींद का ही किया धरा है, ये उसका ही आईक्यू लेवल है, क्योंकि तुम तो इतना लंबा सोच नहीं सकती, ये सब मैं एकदम अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। उसके बाद सिक्की कहती है कि अब अपना मुंह बंद रखो, कम से कम आज के लिए तो अपना मुंह बंद रखो, एक दिन मैं तुम्हारे और मेरे बीच में जितना भी सेटलमेंट है मैं उसे खत्म कर दूंगी। फिर वोल्टन कहता है ओ किस प्रकार, क्या तुम मुझे मार डालोगी, ठीक है तो इस बार तुम मुझे कहाँ मारोगी, पेट पे, हाथ पे या वहाँ पे। उसके बाद सिक्की कहती है कि आखिरकार तुम्हें ये सब पसंद क्यों नहीं है, अब मैं तुमसे हज़ारों माफ़ी मांग चुकी हूँ और तुमने मुझे माफ़ भी किया है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि हाँ वो भी फोर्सफुली, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया था, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, तुमने बहुत ज़्यादा मुझसे माफ़ी मांगी थी तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद सिक्की कहती है कि तू साले ठगी साले मुझसे झूठ मत बोल, तू गलत कर रहा है ये सब। उसके बाद वोल्टन कहता है कि यार अब बस करो, मेरे पास तुम्हारी नॉनसेंस की ये बेवकूफ़ी वाली बातें सुनने का टाइम नहीं है, चलो तुम मुझे एक लेसन बताओ, जब भी तुम अब अगली बार जब भी तुम मेरे पास आना तो तुम्हारे लिए ये सही रहेगा कि तुम अपनी आर्मी के साथ आओ, अपनी फियोंसी के साथ आओ। उसके बाद वोल्टन कहता है कि वैसे भी तुम अपनी इन आदतों पे ही डिपेंड रहती हो, तुम्हारी ये बेकार आदतें बहुत ज़्यादा गंदी लगती है मुझे, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी इन आदतों के कारण मैं तुम्हें बुली करूं, तुम्हारा मजाक उड़ाऊं। और ये सुनने के बाद सिक्की को कसम से बहुत भयंकर गुस्सा आता है। उसके बाद वोल्टन चिल्लाता है कि अरे अरे ध्यान से, अरे गाड़ी ठीक ढंग से चलाओ यार, अरे तुमने पी नहीं रखी है, थोड़ी ठीक ढंग से चलाओ यार, तुम मुझे मरवा दोगी, मेरे पास एक ही ज़िंदगी है, मेरे पास कोई ज़िंदगी 10-15 उधार नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूंगा, अरे गाड़ी तो ठीक ढंग से चलाओ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।